के बीचों बीच एक एरिया को दिखाने से, जहाँ पर एक केमिकल और हथियारों की फैक्ट्री में साइंटिस्ट काम कर रहे थे। जिसके बाद एक गोरिल्ला दिखाया गया जो बड़ी तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो रास्ते में आने वाले काफी बड़े से पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है, जिसके जोर से फैक्ट्री की भी हर चीज हिल गई। साइंटिस्ट भी काफी डर जाती है, जल्दी से बाहर आ गई। तब तक एब भी वहाँ पहुँच गया था, जो बहुत ज्यादा गुस्से में कंट्रोल से बाहर हो जाता है, दहाड़ने लगा। तब तक यहाँ आर्मी भी आ गई। ये लोग अपनी गन्स और मशीन गन से उस पर हमला करते हैं, पर इतने मजबूत हथियारों के हमले से भी उसका कुछ बिगड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि तभी उसका असली रूप सामने आया। वो कोई आम एप नहीं बल्कि मैकेनिकल एप था, यानी कि मेका एप, मशीन का बना हुआ। और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, क्योंकि इन्हें हैवी मशीनरी और काफी मजबूत सिस्टम से बनाया होता है। उसके जिस्म पर जगह जगह हथियार भी लगे हुए थे, जिनसे वो फैक्ट्री के वर्कर्स और सिपाहियों पर शूट कर करके उन्हें मार गिराता है। जिसके बाद अमेरिका की एक जगह पर जंगल दिखाया गया, जहाँ एक लड़का ड्रोन उड़ा रहा था, लेकिन तभी कोई उसकी ड्रोन को हाथ मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद हमें नासा के रिसर्च सेंटर को दिखाया गया, जहाँ पर यूएस के मैकेनिकल सिस्टम को भी कंट्रोल किया जाता था, और ये लोग उस जंगल को भी कंट्रोल कर थी जहाँ उस लड़के का ड्रोन गिरा था। अंदर बैठे दो साइंटिस्ट को पता चला कि कोई हमारे जंगल वाले एरिया में घुस आया है। शायद वो एप की वीडियो बनाने आया, क्योंकि वो लड़का जिस जगह पर था वो एप की लोकेशन थी। एप ने ही उसका ड्रोन गिराया था। इसलिए फीमेल साइंटिस्ट जल्दी से सिक्योरिटी को कॉल करके कहती है कि जो भी वहाँ है उसे फौरन पकड़ लिया जाए, जबकि मेल साइंटिस्ट कहता है कि एप की दिल की धड़कन काफी बढ़ गई है, वो गुस्से में है। उसे कंट्रोल करने के लिए स्लोन को बुलाना होगा, और अगर एप को नॉर्मल करने के लिए स्लोन की आदत पड़ गई तो काफी मुश्किल होगी। स्लोन असल में इनकी सीनियर साइंटिस्ट थी, जो एप की दोस्त भी थी, उसके साथ खेला करती थी। जिसके बाद हमें स्लोन दिखाई गई, जो भी इस जगह पर पहुंच जाती है। उसकी साइंटिस्ट दोस्त उसे सारी बात बता देती है कि एप की हालत बहुत खराब है, वो शदीद गुस्से में है, इसीलिए उसने ड्रोन भी फेंक गिराया। मेल साइंटिस्ट उसे बताता है कि हमने ड्रोन उड़ाने वाले लड़के को भी पकड़ लिया है। इसीलिए स्लोन और उसकी साइंटिस्ट दोस्त लड़के से पूछताछ करने जाती है, जो पेशे से प्रोफेसर था। दोनों उससे पूछती है कि तुम हमारे एरिया में क्यों आए थे। वो कहता है मैं तो नहीं आया, मैं तो बाढ़ की दूसरी साइड पर था। स्लोन कहती है पर ये ड्रोन तो तुम्हारा था ना, हमारे एरिया में आया है, इस बात को तुमने माना भी है। वो कहता है कि हाँ मेरा ही है, पर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। स्लोन पूछती है अच्छा ये बताओ तुम्हें एप की वीडियो बनाने के लिए यहाँ किसने भेजा था। इस पर वो ये बात टालकर नासा के कामों को बुरा भला कहने लगता है, और क्योंकि ये लोग नासा के लिए ही काम कर रहे थे इसलिए वो इनको बातें सुनाने लगा कि नासा के काम देखो, एप को पहले स्पेस आसमान में स्टडी के लिए भेज दिया, और अब जब वो म्यूटेट होकर पूरी तरह बदल कर वापिस आया है तो तुम लोग उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। इस पर स्लोन को गुस्सा आ गया। वो कहती है कि एप की सेहत की और सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, तुम्हारा मसला नहीं है, अपने काम से काम रखो। जो कहकर वो उसे यहाँ से भेज देती है। उसकी साथी साइंटिस्ट स्लोन को बताती है कि एप को जल्द से जल्द यहाँ से दूसरी जगह भेजने का कहा गया है। स्लोन कहती है कि मैं एप को किसी बंद जगह पर नहीं रख सकती, क्योंकि ये चीज उसके लिए ठीक नहीं होगी। ये कहकर स्लोन अब्राहम एप के पास जाती है। उसके पास पर्पल रोशनी भी थी, जिसकी मदद से वो एप को कंट्रोल भी कर सकती थी। एप का साइज काफी बड़ा था। स्लोन उसे खेलने का कहती है, पर इस वक्त वो गुस्से में था, उसका खेलने का मूड नहीं था। तब स्लोन उसे समझाती है कि तुम्हें नॉर्मल रहना होगा तब तक जब तक तुम्हारे खून में एलियन के डीएनए को टेस्ट किया जा रहा है। ये बोलकर वो यहाँ से चली गई। अब हम एक कपल को देखते हैं, जो उसी जगह पर आए थे जहाँ मेका एप ने हमला करके सब कुछ बर्बाद कर दिया था। बहुत सारे लोगों को मारा भी था, इसलिए वहाँ खून पड़ा हुआ था। औरत एक जगह पर हाथ लगाकर कहती है कि हमारे मरे हुए बेटे का सिर्फ यही खून बचा है, क्योंकि इन्हें वहाँ से अपने बेटे की अंगूठी मिली थी। वो कहती है कि मेरा बेटा हमारे मुल्क की होने वाली शान था। यहाँ बच्चे के डैड भी थे, जिसका नाम आर्नोल्ड था, जो दूसरे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर था। ये जिस मुल्क से थे वो यूएस का दुश्मन था। आर्नोल्ड की वाइफ उस पर गुस्सा करने लगी कि तुम इस बारे में जल्द से जल्द पता लगवाओ। स्लोन और उसके साथी यूएस के बड़े ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। वो यहाँ मेका एप के बारे में
बात कर रहे थे कि वो हमारी आर्मी का ताकतवर हथियार है। ऑफिसर पूछती है कि इस वक्त वो कहाँ है। तब स्लोन ने बताया कि उसका फिलहाल चेकअप किया जा रहा है, जिसके बाद हम उसे एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देंगे। जिसके बाद वो लोग अब्राहम एब की बात करने लगती है। स्लोन कहती है कि मैं उसे अभी अपने पास ही रखना चाहती हूँ, मैंने उसे जरा चेक करना है। जिस पर ऑफिसर कहती है कि नहीं, हमें उसे यहाँ से भेजना होगा क्योंकि यहाँ के लोग उसे मजीद इधर नहीं देखना चाहते। उन्होंने अब्राहम के खिलाफ रिपोर्ट भी की है। स्लोन कहती है कि अगली मीटिंग में हम उन लोगों को मना लेंगे, पर ऑफिसर नहीं मानती और जल्द से जल्द अब्राहम को दूसरे शहर में शिफ्ट करने का कहती है। अब स्लोन जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो अब्राहम के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो कहती है कि इतनी जल्दी ये फैसला हमें नहीं लेना चाहिए। जनरल कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो अब्राहम के हमले की वजह से काफी गुस्से में थी। वो कहते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि अब्राहम और किसी बड़े शहर को अपना निशाना नहीं बनाएगा, इसलिए जल्द से जल्द उसे कस्टडी में भेजना जरूरी है। पर स्लोन अभी भी उसकी बात नहीं मानती। अब दोनों ऑफिसर जाकर इस बारे में प्रेसिडेंट से बात करते हैं। उनका ये भी कहना था कि अब्राहम को कस्टडी में भेज दो, वही उसके लिए महफूज जगह है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि काफी सालों के बाद हमने उसे समंदर के नीचे से निकाला था, तो वो बिल्कुल महफूज रहेगा। अब दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर हमें दिखाया गया, इनकी आर्नोट, उसकी वाइफ भी थी। इन्हें अपने साथियों से खबर मिलती है कि एक लोकेशन पर न्यूक्लियर हथियार का पता चला है जो मार्क 9 है, एक बहुत ही ताकतवर हथियार है। वो यूएस के कंट्रोल में था और ये लोग उसे हासिल करना चाहते थे। इन्हें पता चला कि कुछ देर पहले ही यूएस ने वो इंडियाना में शिफ्ट किया है, इसीलिए आर्नोट अपनी हैकर साथी को जल्दी से जानकारी निकालने का कहता है। मेका एब को प्लेन के जरिए कहीं ले जाया जा रहा था, पर वो प्लेन को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। स्लोन को फौरन खबर कर दी गई कि वो प्लेन तबाह होकर गिर गया है। ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि चेक करने पर इन्हें प्लेन का मलबा तो मिल गया, लेकिन ये मेका एब को तलाश ही नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अब स्लोन और उसकी साथी यहाँ से निकल जाती है। उनके जाने के बाद मेल साइंटिस्ट के पास वो ड्रोन वाला प्रोफेसर आता है जो खुद को उनके साथ शामिल होने का कहता है क्योंकि वो इन लोगों की मदद करना चाह रहा था। कहता है कि मेरे पास एक थ्योरी है, आप लोग कई सालों से पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस जहानत को ढूंढ रही हो जो मुझे अब्राहम के अंदर मिल गई है। देखो, मेरा ड्रोन देखकर अब्राहम उसे नजरअंदाज भी कर सकता था, पर उसने छोटे से ड्रोन को अपने लिए खतरा समझकर उसे गिराकर तोड़ दिया। अचानक उसके दिल की धड़कन का बढ़ जाना, गुस्से में आना, ये सब अलग चीज थी। वो कहता है कि अब्राहम ने कितनी बड़ी तबाही मचा दी और अब अगर वो फिर से कंट्रोल से बाहर हुआ तो एक बार फिर हर चीज को बर्बाद कर देगा, इसलिए हमें इस पर कुछ करना होगा। उधर आर्नोट कैसे भी करके वो हथियार हासिल करना चाहता था जो एक डिवाइस जैसा था, इनके मार्क 9। ये लोग प्लान बना रहे थे। एक साथी कहती है कि जिस लैब में मार्क 9 है वो पहले फ्लोर पर है, वहाँ से हम मार्क 9 को ले लेंगे, पर एक मसला है, सिक्योरिटी वहाँ बहुत सख्त है। जिस पर दूसरी साथी बताती है कि हम सिक्योरिटी को किस तरह चकमा देकर अंदर जाएंगे। स्लोन और उसकी साथी उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो प्लेन तबाह हुआ था। यहाँ पर आर्मी ऑफिसर भी आ चुके थे। आर्नोट अपनी वाइफ समेत सबके 3 ग्रुप्स बना देता है और ये लोग अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने लगते हैं लैब में जाने के लिए। स्लोन, उसकी साथी और आर्मी ऑफिसर को पता चलता है कि कोई चीज रेत से बाहर आ रही है जो और कोई नहीं बल्कि मेका एब था। वो उठ खड़ा होता है क्योंकि उसने खुद ही अपने आप को एक्टिवेट कर लिया था, चला लिया था। इसलिए सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। आर्नोट और उसकी साथी सिक्योरिटी को चकमा देकर लैब में आखिरकार घुस ही गए थे। उनके पास हथियार भी थे। मेका एब कंट्रोल से बाहर हो गया था। हर तरफ तबाही मचाता हुआ वो शहर में घुस गया था। कुछ ही देर में उसने शहर का बुरा हाल कर दिया था। वो सिर्फ एक मुक्के से पूरे घर को तहस नहस कर रहा था, जिससे कई लोग भी जख्मी हो गए थे। हर तरफ आग भी लग चुकी थी। बचे हुए लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इस बारे में जब प्रेसिडेंट को पता चला तो वो अपनी ऑफिसर पर काफी गुस्सा करने लगता है।
پوچھتا ہے کہ یہ ہتھیار میکا ویپن اچانک اتنا خطرناک کیسے ہو گیا ہے، کس طرح یہ بگڑ گیا، تم نے اس پر دھیان کیوں نہیں دیا؟ اس لیے اب وہ حکم دیتا ہے کہ اسے جلد سے جلد بند کیا جائے۔ گاڑی کے ذریعے سلون اور اس کے ساتھی بھی اس جگہ پہنچ جاتی ہیں جہاں میکا ایپ تھا۔ سلون گاڑی سے اتر کر اس طرف بھاگی جہاں وہ جا رہا تھا۔ وہ کافی اونچی بلڈنگ کی چھت پر جا کر میکا ایپ کے اوپر کود پڑتی ہے۔ ابھی بھی وہ کیونکہ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے وہ اس کے اندر گھس جاتی ہے تاکہ اس کے سسٹم کو روک سکے۔ یہاں اسے پتا چلا کہ میکا ایپ کا سسٹم تو کسی نے ہیک کر کے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، جب بھی وہ اس طرح کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے۔ اس بارے میں وہ فوراً اپنی ساتھی کو بتاتی ہے۔ یہ بھی کہنے لگی کہ جس نے میکا ایپ کو ہیک کیا اس نے اس کے کوآرڈینیٹس بھی بدل دیے جو سگنلز کی طرح کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اب میکا ایپ کو اپنی کسی خاص لوکیشن پر بھیج رہے تھے۔ ایپ کا سیکیورٹی سسٹم سلون کو یہ سب کچھ بدلنے سے روک رہا تھا، یعنی کہ وہ میکا ایپ کو ریسیٹ نہیں کر پا رہی، مطلب دوبارہ پہلے والی حالت میں لانے میں، اسی لیے اسے کنٹرول کر پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سلون اپنی ساتھی کو ان کوآرڈینیٹس کا بتا کر لوکیشن پتا کرنے کو کہتی ہے، یعنی جہاں یہ میکا ایپ جا رہا تھا۔ ادھر آرنولڈ اور اس کی ٹیم اس ہتھیار مارک 9 کو چرا چکے تھے اور وہاں سے جانے لگے۔ سائنٹسٹ ساتھی سلون کو بتاتی ہے کہ کوآرڈینیٹس کے مطابق وہ انڈیانا میں ہماری ریسرچ لیب ہے۔ سلون کہتی ہے کہ اگر وہ لوگ ایپ کو وہاں بلا رہے ہیں تو اس بارے میں ہمیں لیب والوں کو بتانا چاہیے۔ انہیں فی الحال یہ پتا نہیں ہوتا کہ آخر یہ سب کس نے کیا، لیکن تبھی سلون کو پروگرام میں ایک چیز مل گئی جس سے اسے پتا چل گیا کہ یہ سب کچھ آرنولڈ اور اس کی ٹیم نے کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی اسے لیب میں ہی تھے۔ تو یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ میکا ایپ کو انہوں نے ہی ہیک کیا تھا اور اسے وہ وہاں بلانا چاہ رہے تھے۔ یہ سب کچھ سلون کو ایک کوڈ کے ذریعے پتا چلا جو اس دشمن ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ پوری طرح انہوں نے میکا ایپ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ اس بارے میں جب پریزیڈنٹ کو پتا چلا تو وہ اور بھڑک گیا، ساتھ ہی کافی حیران بھی تھا۔ وہ اپنے آفیسر سے پوچھتی ہے کہ آخر دشمن ملک کے پاس ہمارے ہتھیار میکا ایپ کا کنٹرول گیا کیسے؟ جس ایجنسی نے اسے بنایا اسے اس بارے میں کیوں پتا نہیں چلا؟ آخر وہ کیا کر رہی تھی اب تک؟ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اب اسے کیسے روکنا ہے، کیا پلان ہے ہمارے پاس؟ تب جنرل کہتا ہے کہ پہلے بھی اسے روکنے کے لیے ہم نے اپنے سپاہیوں کی 2 ٹیمز کو بھیجا تھا، جس کے بعد تیسری کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ لوگ اس مشین کو بند کر دے۔ یہ سن کر فیمیل آفیسر کہتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ میکا ایک چلتا پھرتا ہتھیار ہے، اس نے پہلے بھی دونوں ٹیمز کو بری طرح ختم کر دیا ہے۔ پریزیڈنٹ کو بھی اس کی یہ بات صحیح لگی، وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح اپنی آرمی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے اب ہمیں وہاں ابراہم ایپ کو بھیجنا ہوگا کیونکہ میں جلد سے جلد یہ سب بند کروانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سلون میکا ایپ کے اندر 2 ہتھیاروں کے سسٹم کو بند کر دیتی ہے، جس سے آرنولڈ اور اس کی ٹیم کافی پریشان ہو گئی کیونکہ سمجھ رہی تھی کہ ایپ کے اندر کوئی موجود ہے، تو اب وہ میکا ایپ کو ٹھیک سے کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بھی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اس لیب کے پاس پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک نیوکلیر ہتھیار مارک 9 کو اٹھا لیتا ہے۔ یو ایس کے آفیسرز 2 ہیلی کاپٹرز لے کر وہاں پہنچ گئی تاکہ ابراہم کو اپنے ساتھ لے جا سکے۔ یہاں سائنٹسٹ اور پروفیسر انہیں منع کرتے ہیں کہ اسے اتنی جلدی مت لے کر جاؤ۔ پروفیسر بھی انہیں سمجھاتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیونکہ ابراہم کو ابھی یہ بات پتہ نہیں ہے کہ زمین میرا گھر ہے، کیونکہ اسے اسٹڈی کے لیے اسپیس میں بھیج دیا گیا تھا، تو ابھی بھی اسے یہی لگتا ہے کہ اسپیس ہی میرا گھر ہے، اسی لیے وہ زمین کو بچانے کے لیے کبھی بھی لڑائی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر آفیسرز انہیں میکا ایپ کے بارے میں بتانے لگے اور کہتے ہیں کہ ابراہم اس سے لڑے گا کیونکہ میکا ایپ کے اندر سلون ہے، جسے باہر نکالنے کے لیے ابراہم اس سے لڑ کر اسے ختم کر دے گا کیونکہ وہ سلون سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ اب ابراہم کو اپنے ساتھ وہاں سے لے جاتے ہیں تاکہ وہ میکا ایپ سے لڑائی کر سکے۔ پر یہ کام رسکی تھا، اس سے سلون کی جان کو بھی خطرہ تھا، پر انہیں پورے شہر کے لوگوں کی جان بچانی تھی، اس لیے وہ یہ رسک لینے کے لیے مان جاتے ہیں۔ اب سلون کو بھی پتا چل گیا تھا کہ میکا کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہے، وہ ڈر گئی، اسے بند کرنے میں لگ جاتی ہے، پر اس کے لیے یہ کرنا
काफी मुश्किल हो रहा था। तभी वो सामने अब्राहम को देखती है जिसे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया था। वो उसे आवाज लगाकर बुलाने लगती है। उसे देखते ही अब्राहम भी उसकी तरफ आने लगा था, पर तभी मैकाइब अपने मशीन गन से अब्राहम पर शूट करने लगता है। ऐसा होते ही स्लोन भी एब के अंदर ही फंस गई थी। मैका अब्राहम को गर्दन से पकड़ लेता है, उसे मार कर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, पर यह अब्राहम भी किसी से कम नहीं था। वो भी जवाबी हमला करता है, मैकाइब को मुक्का देकर मारता है और ऐसे इनमें जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। पर अंदर स्लोन मैकाइब की 2 तारों को काट कर आपस में जोड़ देती है। ऐसा होते ही मैकाइब की आंखों में लाल रंग की रोशनी चलने लगती है। स्लोन ने ये इसलिए किया था ताकि अब्राहम को मैकाइब से दूर कर सके, क्योंकि ये चीज उसने अब्राहम को सिखाई हुई थी कि लाल रोशनी देखते ही दूर हट जाना है। इसके बाद स्लोन फीमेल ऑफिसर को कॉल करके बताती है कि एक ताकतवर न्यूक्लियर हथियार को मैकाइब के साथ लगाया गया है। तो दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी शिकागो में उस हथियार के जरिए धमाका करवाना चाहती थी, और क्योंकि इस वक्त मैकाइब भी उनके कंट्रोल में था, इसीलिए वो शिकागो को जल्दी खाली करवाने का कहती है और अब्राहम को यहाँ से ले जाने का, क्योंकि वो काफी जख्मी हो गया था। प्रेसिडेंट ये सब जानकर कहता है कि हमें मैकाइब को शिकागो पहुँचने से कैसे भी करके रोकना होगा। वो स्लोन को कहता है कि अगर न्यूक्लियर हथियार वाला बॉम्ब एक्टिवेट हो गया तो तुम्हें उसके फटने से पहले ही किसी जगह पर फेंकना होगा, एक ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा गहरी हो, ताकि उस धमाके का असर आसपास हो भी तो कम ही हो। खबरों में दिखाया गया कि किस तरह मैकाइब ने एक पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था और अब वो दूसरे शहर की तरफ बढ़ रहा था, और क्योंकि स्लोन उसकी तारों को काट रही थी इसीलिए उसकी ताकतें कम होती जा रही। आर्नोल्ड की वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि जब हम वापस जाएंगे तो इंटेलिजेंस एजेंसी हमें पकड़ने के लिए पहले ही वहाँ मौजूद होगी, जिससे हम समझ पाए कि ये लोग उस एजेंसी के लिए काम तो कर रहे हैं, पर ये सब कुछ एजेंसी से छुपके किया जा रहा है। मतलब उन्हें इस बात का बिल्कुल नहीं पता। इसी वजह से अमेरिकन एजेंसी को भी इस बारे में पता नहीं चल रहा था कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है या सिर्फ आर्नोल्ड और उसकी टीम का। अब आर्नोल्ड की वाइफ कहती है कि ये मिशन पूरा करने के बाद हम अपने मुल्क वापस नहीं जाएंगे, बल्कि कहीं और जाकर गायब हो जाएंगे। पर आर्नोल्ड उसे समझाता है कि ये सब हमने अपने मुल्क और बेटे के लिए किया है, इसलिए तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। मैकाइब की जगह पर दोनों साइंटिस्ट और प्रोफेसर भी पहुंच गए थे ताकि वो उसे रोक सके। मैकाइब और अब्राहम दोनों शिकागो पहुंच गए थे और यहाँ आकर अब्राहम एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है। स्लोन बार बार उसे यहाँ से भेजने की कोशिश करने लगती है, पर नाकाम ही रहती है। मैकाइब जो नीचे था उसने जब देखा कि अब्राहम बिल्डिंग के ऊपर है तो अपनी मशीन गन से एक बार फिर उस पर हमला करने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठकर साइंटिस्ट और प्रोफेसर मैकाइब की तरफ बढ़ने लगे। स्लोन मैकाइब को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब्राहम की मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। पर एक बार फिर अब्राहम उठा, लेकिन उसे काफी गुस्सा आ गया था। वो एक ट्रेन उठाकर मैकाइब को दे मारता है, जिससे वो भी दूर जाके गिरता है। अब्राहम अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था, गुस्सा करते हुए जोर से दहाड़ने लगा। फिर वो पूरी ताकत से मैकाइब को मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ऐसा होने से जाहिर है स्लोन भी अब खतरे में थी। प्लेन में बैठा साइंटिस्ट बताता है कि अब्राहम ने मैकाइब की गलत हिस्से को डैमेज कर दिया है, और अगर वो इस तरह उसकी धुलाई करता रहा तो मैकाइब का सिस्टम गर्म होने लगेगा, जिससे धमाका भी हो सकता है। इसीलिए हमें कैसे भी करके अब्राहम को रोकना होगा। स्लोन को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो मेन तारों को सिस्टम से अलग कर देती है ताकि मैकाइब बंद हो जाए और बॉम्ब फटने न पाए, लेकिन इससे उल्टा ही असर होता है। मैकाइब और ताकतवर बन जाता है। एक बार फिर उठा अब्राहम पर अपनी मशीन गन से भारी हमला कर देता है, जिससे अब्राहम इतना जख्मी हो गया कि छत से नीचे गिर जाता है। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो मर गया है, जो देख सभी काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो हिलने लगा तो सबको तसल्ली हुई। साथ ही वो काफी हैरान भी रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मैकाइब के इस ताकतवर हमले से खुद को बचा नहीं पाएगा। तो प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ये सब कुछ उस एलियन डीएनए की वजह से है जो उसके खून में है, जिससे वो अपने जख्मों को दोबारा ठीक करने में कामयाब रहा था। साथ ही उसकी पावर्स और एक्टिवेट हो गई थी। एक बार फिर वो खड़ा होकर
मेका एप से भिड़ जाता है, अपने खतरनाक हमले करने लगता है। वो बिना रुके ही उसे मारता जा रहा था, इसलिए स्लोन उसे रुकने का कहती है। पर उसकी किस्मत अच्छी थी, वो एग्जिट डोर खोलकर वहाँ से बाहर आने में कामयाब हो जाती है। जबकि मेका एप और अब्राहम जोरदार लड़ाई चल रही। अब्राहम उस पर भारी पड़ने लगा। वो मेका एप का एक बाजू उखेड़कर अलग कर देता है, फिर उसे उठा लेता है ताकि पटक कर नीचे मारे। पर तभी स्लोन मौका देखकर उसका ध्यान अपनी तरफ करती है, कहने लगी, चलो अब्राहम मेरे पीछे आओ, गेम खेलते हैं। ये सुनकर वो मेका एप को उठाकर उसके पीछे भागने लगता है, ये सोचकर कि शायद मेका एप कोई खिलौना है। स्लोन उसे काफी गहरे गड्ढे के पास लाकर कहती है कि इसको इस गड्ढे में डाल दो। उसने ऐसा ही किया। वो मेका एप को जोर से गड्ढे में फेंक देता है। ये देखकर सबकी जान में जान आती है, क्योंकि गड्ढे में गिरते ही मेका एप ब्लास्ट हो गया और इस तरह धमाके से वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जबकि अब्राहम भी पूरी तरह से शांत हो गया था। अब आर्नोल्ड और उसकी टीम प्लेन के जरिए जब भाग रही थी तो अब्राहम इनके प्लेन पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो लोग काफी डर गए। प्लेन जोरों से हिल रहा था। वो जल्दी से प्लेन से बाहर आ जाते हैं। तभी सामने से FBI के एजेंट्स भी आ गए थे, जो इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अब्राहम उनका प्लेन अपने हाथ में लेकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद अब्राहम को एक आइलैंड पर खुला छोड़ने की इजाजत मिल गई थी। वो आइलैंड अब से उसी का था, जो गवर्नमेंट ने उसे तोहफे के तौर पर दिया था, क्योंकि उसने मेका एप से लड़कर लाखों लोगों की जान जो बचाई थी। और अब वो वहाँ आजादी से मजे से अपनी जिंदगी गुजार सकता था। उसे जैसे वहाँ लाकर छोड़ा गया, वो खुशी से वहाँ भागने लगता है। उसकी खुशी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।